हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली मार्केट का ट्रेडिंग सेशन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो फाइनली हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 2.5% से ज़्यादा यानी 662 पॉइंट गिर करके निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। और अगर पोर्टफोलियो की बात किया जाए तो मेरा पोर्टफोलियो आज 5.5% आज डाउन रहा। और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों का भी पोर्टफोलियो इससे कम तो नहीं ही गिरा होगा। 5, 7, 8% तो आज आम बात है, क्योंकि आज का डेट क्या था, आज कौन सा दिन था? आज ब्लैक मंडे था। जी हाँ, इसी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, ब्लैक मंडे एक राहु केतु वाला आज ग्रह था। मुझे लगता है आज ये खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आज ब्लैक मंडे खत्म हुआ है, लेकिन अभी ये मैटर जो है अभी रहेगा। अभी आपको हफ्ते 10 दिन तक मार्केट के अंदर कोई भी गुड न्यूज सुनने को नहीं मिलेगा। चारों तरफ से बैड न्यूज ही आएगा। कुछ न कुछ बुरा होता रहेगा, ये बात तय है। अभी आप देख लो, फ्राइडे से पहले आई थिंक वेडनेसडे तक कोई भी बैड न्यूज नहीं था पूरी दुनिया के अंदर। अपने देश के अंदर की बात तो छोड़ो, कहीं भी नहीं था। लेकिन अब आप देखना, हफ्ते 10 दिन तक कोई भी गुड न्यूज सुनने को नहीं मिलेगा। वो अलग की बात है कि मार्केट कल ट्यूसडे को कैसा रिएक्ट करता है, वेडनेसडे को कैसा रिएक्ट करता है, ये एक अलग की बात है। लेकिन न्यूज कोई भी गुड न्यूज नहीं मिलने वाली है। और एक बैड न्यूज और भी है, जो कि उस बैड न्यूज के थ्रू ही मैं अपने वीडियो का शुरुआत करना चाहता हूं दोस्तों। और जो बैड न्यूज है वो हमारे पड़ोस बांग्लादेश से है। और अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वहाँ पे तख्ता पलट हो गया है। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी, अब तो थी, क्योंकि शेख हसीना थी, जो कि बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं और वो बांग्लादेश से निकल चुकी हैं किसी सेफ जगह के लिए। और ऐसा बताया जा रहा है कि वो शायद भारत आ रही हैं, या तो फिर उनका सेकंड जो है डेस्टिनेशन शायद लंदन हो सकता है। अगर वो भारत नहीं आई तो लंदन जा सकती हैं। वहाँ पे सेना ने कब्जा कर लिया है। और वहाँ का सिचुएशन आप समझ ही सकते हो कैसा होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे पड़ोस की खबर थी। हालांकि ये भी बैड न्यूज है, ऐसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। ये सब अ, बहुत बैड पॉलिटिक्स की वजह से ऐसा होता है। कम टू द पॉइंट हम लोग आते हैं। तो दोस्तों देखो, मार्केट में जितना भी गिरावट हो रहा है उसका रीजन सबसे ज़्यादा यूएसए को बताया जा रहा है। और आपको जापान में जो रेट हाइक हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है। मेन 4 से 5 पॉइंट बताया जा रहा है, जिसमें कि पहला पॉइंट तो जापान में रेट हाइक का बताया जा रहा है, दूसरा यूएस में जो जॉबलेस का डेटा आया है उसका बताया जा रहा है, और तीसरा जो है वो क्या है, ईरान और इजराइल का वॉर बताया जा रहा है। तो देखो, इजराइल और ईरान का वॉर उसको हम लोग लास्ट में एक बार देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। आप ये देख सकते हो, जापान 31 जुलाई को इन्होंने रेट हाइक किया है, जो कि पहले 0.10% था, जो कि अभी 0.25% हो गया है। यानी कि 15 बेसिस पॉइंट का इन्होंने रेट हाइक किया है। और रेट हाइक एक्चुअली ये जापान ने जो किया है वो काफी सालों के बाद किया है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैंने अभी अक्टूबर 22 से इसका डेटा जापान का मैंने निकाल रखा है। आप कहीं पे भी देखो 0.10% ही था। इन्होंने बिल्कुल भी रेट हाइक नहीं किया था। जब हमारा खुद का भारत, जो आरबीआई ने भी रेट हाइक किया था, यूएस, इंग्लैंड, सब ने किया था, लेकिन जापान ने रेट हाइक नहीं किया था। लेकिन वो आई थिंक ये बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे आकर के इन्होंने किया है रेट हाइक। तो चलो ठीक है, इन्होंने किया है। तो क्या इनके वजह से, जापान के वजह से, क्या ये जापान पूरे वर्ल्ड के मार्केट को डोमिनेट करता है? तो बिल्कुल भी नहीं करता है। वर्ल्ड को तो यूएस का मार्केट ही डोमिनेट करता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। खासतौर पे हमारा भारतीय बाजार जो है, क्या जापान के मार्केट निकाई को फॉलो करता है? नहीं।
डाउ जोन्स को फॉलो करता है, 70-80% डाउ जोन्स को फॉलो करता है, यूएस मार्केट को करता है, न कि जापान को। जापान के मार्केट को कोई फॉलो नहीं करता है, सिर्फ यूएस का मार्केट है जो वर्ल्ड को डोमिनेट करता है, न कि जापान का। तो क्या सिर्फ यही एक वजह है? बिल्कुल भी नहीं, ये वजह तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ठीक है, जापान ने रेट हाइक किया है, उसके वजह से जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो ठीक है पड़ेगा, लेकिन क्या इतना मतलब कि जापान का मार्केट है कि वहां पे रेट हाइक हो जाने के वजह से पूरा वर्ल्ड का मार्केट डोमिनेट कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत बात है। अगर वर्ल्ड के मार्केट को डोमिनेट करता है तो वो सिर्फ यूएस के मार्केट ही डोमिनेट करता है दोस्तों। अब हम लोग दूसरा पॉइंट बात कर लेते हैं दोस्तों यूएस का। अब आप देखो असल में हो क्या रहा है दोस्तों, ये बाजार के अंदर काफी पैनिक फैलाया जा रहा है, और ये क्यों फैलाया जा रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जितने भी हमारे और आपके जैसे रिटेल निवेशक हैं, उन सब को मार्केट से बाहर निकालना चाहते हैं, उनका पोर्टफोलियो खाली कराना चाहते हैं, ताकि वो लोग गिरे हुए मार्केट में अच्छे लेवल पे हैवी बाइंग कर सके। क्योंकि आपको पता है हम लोगों का मार्केट ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई पे है, और हमारे देश के अंदर, हमारे मार्केट के अंदर कहीं भी रत्ती बराबर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही किसी भी प्रकार का कोई भी बैड न्यूज नहीं है। बस रीजन इतना ही है, और उसके लिए क्या किया जा रहा है ये आप पूरा देख पा रहे हो। अब आप थोड़ा सा आप नॉइज को आप पीछे रखो, और आप एक नॉर्मल थिंकिंग से आप जरा सोच करके देखो। ये मैंने यूएस का सीपीआई इंडेक्स मैंने ओपन कर रखा है, 11 जुलाई को इसका डेटा रिलीज हुआ था। देखो कितना था, प्रीव्यू में 3.3% था, और उसके बाद फोरकास्ट 3.1% किया गया था फोरकास्ट, लेकिन आया एक्चुअल में 3% आया था। इनका टॉलरेंस लेवल क्या है? 2% का, जो पवेल साहब बोलते रहते हैं कि हम अपना टॉलरेंस लेवल को अचीव करेंगे, वो 2% की बात करते हैं, ये 3% में। डेटा बहुत अच्छा आया था। आप इनका आगे का भी अगर आप डेटा देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ डेटा। आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों। हाँ, आप ये देखो, ये जुलाई का आपने देख लिया, जून का देखो। जून में इनका क्या हुआ था? जून में भी इनका सीपीआई का जो डेटा है वो फोरकास्ट 3.4 का किया गया था, 3.3 आया था उस वक्त। उसके बाद ये आपका मई में, मई का मैं बता रहा हूं, ये तो ठीक है। और उसके बाद अप्रैल का अगर हम लोग देखें तो 3.4 का फोरकास्ट किया गया था, 3.4 ही आया था। और उसके बाद अगर मार्च का देखें तो 3.4 का फोरकास्ट था और 3.5 आया था। तो इस समय में क्या है कि आप ये देखो कि इनके एक्सपे 1 मिनट दोस्तों, मैं, हाँ दोस्तों, ये यूएस का जो डेटा है वो आप देखो, जुलाई, जून और मई से इनके एस्टीमेट को बीट करता आ रहा है सीपीआई का डेटा। आप देख सकते हो मई में 3.4 का फोरकास्ट था, 3.3 आया, उसके बाद 3.1 का था तो 3 आया, ये आ गया। दूसरी बात, आप सीपीआई डेटा के बाद आप इनका जीडीपी ग्रोथ आप देख लो। जीडीपी ग्रोथ को अगर आप देखोगे तो पहले प्रीव्यू में कितना था? 1.4% था, जो कि फोरकास्ट किया गया था कि हमारा 2% का आएगा, लेकिन एक्चुअल में आया 2.8%। यानी इनका जीडीपी का ग्रोथ तो बहुत बढ़िया है। आगे इसका पहले वाला आप देखो कि इनका आप मार्च में देख लो, मार्च में इनका जो है प्रीव्यू कितना था? 4.9% था, जो कि इन्होंने फोरकास्ट किया था 3.2 आएगा।
लेकिन आया इनका 3.4। उसके बाद आप अप्रैल में देख लो, अप्रैल में भी इनका जीडीपी काफी डाउन था। अब देखो 3.4 जो आया था, एक्सपेक्ट किया था इन्होंने कि 2.5 आएगा, आया 1.6। तो ये बिल्कुल इनका जीडीपी का डेटा खराब था। लेकिन जुलाई में जो डेटा आया, यहाँ पे फोरकास्ट 2% का था और 2.8 आया, ये तो बहुत अच्छा डेटा आया। उसके बाद आप एक डेटा मैं और आ जाओ सबसे बवाली डेटा पे, जिस डेटा के कारण इतना बवाल मच रहा है, ये है जॉबलेस क्लेम का डेटा। अभी आप देखो प्रीव्यू में इसका कितना है, 235 के प्रीव्यू में इनका जॉबलेस डेटा था, जो कि इन्होंने फोरकास्ट किया था कि 236 के आएगा। मतलब इन्होंने जरा सा अनुमान लगाया था कि नहीं थोड़ा सा बढ़ के आएगा, लेकिन आया 249 के एक्चुअल में आया। यानी कि इनका जो जॉबलेस क्लेम का डेटा है वो बढ़ गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज मैं थोड़ा सा आसान भाषा में मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो कुछ लोग नए लोग भी देखते रहते हैं वीडियो, तो उनको एक्चुअली ये चीजें समझ में नहीं आती कि भाई ये जॉबलेस डेटा अच्छा कैसे होता है और खराब होता है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि देखो ऐसा है, यूएस में जो ऐसा रूल है या फिर ऐसा माना जाता है कि अगर वहां पे बेरोजगारी अगर बढ़ रही है, अगर लोगों के पास जॉब नहीं है या फिर वो कोई बिजनेस वगैरह, मतलब उनके पास अगर अर्निंग नहीं है, जॉबलेस है वो, तो उनका मानना ये है इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इन्फ्लेशन को ले देखो, सबसे पहले मैं एक बार आपको शुरू से बताता हूँ। रेट हाइक हुआ, हमारे भारत का भी हुआ, आरबीआई ने भी किया, यूएस ने भी किया, सबने किया। क्यों किया था, रेट हाइक क्यों हुआ था? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया था। तो इन्फ्लेशन को काबू में करने का एक ही ब्रह्मास्त्र होता है, वो होता है रेट हाइक करना। अगर आप ब्याज रेट अगर आप बढ़ा देते हो तो इंटरेस्ट आपका जो इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारा खुद आरबीआई या जो फेड है यूएसए का, या और भी जहाँ का सेंट्रल बैंक है, वो रेट हाइक किया। इससे कि हम मुझे क्या होगा कि मेरा जो इन्फ्लेशन है वो कम होगा। तो रेट इसी के लिए हाइक हुआ था, यूएस ने भी किया। तो अब यूएस में क्या है कि यूएस में ऐसा सिस्टम है कि अगर आप बेरोजगार अगर आप ज्यादा होते हो तो वहां महंगाई कम होता है, क्योंकि वहां इस तरीके से माना जाता है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, इसका मतलब है आपके पास अर्निंग नहीं है, आप कमाई नहीं हो रहा है, आपके जेब में पैसे नहीं है। अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो आप खर्चे नहीं करोगे, अगर खर्च नहीं करोगे तो फिर महंगाई इस तरीके से काबू आएगा, क्योंकि आप खरीद नहीं सकते हो ना। अब मार्केट में सामान पड़ा हुआ है, उसको कोई लेने वाला नहीं है, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत चीजें होती हैं, जिसके वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन कम होता है। तो इस वजह से यूएस में जॉबलेस क्लेम का डेटा अगर ज्यादा आता है, मतलब बेरोजगारी अगर ज्यादा बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस डेटा को बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब अगर लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो इसका मतलब है गुड न्यूज है, ये महंगाई कम होगी। और फेड यही चाहता है कि मुझे महंगाई कम हो। अब महंगाई कम होगा तो मैं रेट कट करूंगा, महंगाई कम नहीं होगी तो मैं रेट कट नहीं करूंगा, बात यही है। तो अब वहां पे अगर वहां बेरोजगार होगा तो यानी कि महंगाई कम होगी। तो भाई बेरोजगार आपके यहाँ बढ़ गया तो ये तो आपके लिए गुड न्यूज है, फिर क्यों चीख चिल्ला रहे हो, है ना? सवाल तो भाई बनता है ना यहाँ पे। अब आप देखो, मैं आपको एक दूसरा पॉइंट ये दिखाता हूं कि आप देखो कि इसका कितना डेटा ज्यादा आ गया है, ये भी जरा आप देख लो। आपको मैं प्रीव्यू वाला मैं पूरा आज डेटा निकाल करके बैठा हूं दोस्तों। आप लोगों को मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। आप ये देख लो,
जुलाई ये वीकली आता है, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा इसको शो मोर कर देता हूँ। अभी हम लोग मई में देख लेते हैं। मई में आप इनका डेटा आप देखो, 208 के, 231, 222, 215, 219, 242। अब आप यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये जून का आप डेटा एक बार देखो। जून का आपको जून के डेटा में क्या देखने को मिल रहा है, आप मुझे ये बताओ। प्रीव्यू में इनका 229 के था, हाँ? लेकिन इन्होंने फोरकास्ट किया था कि नहीं 225, यानी बेरोजगारी जो है कम होगी, इन्होंने ऐसा माना था। लेकिन असल में क्या हुआ, बढ़ के आ गया, 242 के आ गया। ठीक है जी, 242 के। अभी देखो एग्जैक्ट कितना आया है, 249। ठीक है, अभी देखो सिर्फ 7,000 का अंतर है। ठीक है ना। तो क्या ये 13 जून को कोई शोर शराबा हुआ था, आप मुझे बताओ जरा। 13 जून को कोई हुआ था शोर शराबा ऐसा? भाई आपने तो ये फोरकास्ट किया था कि 225 के आएगा, लेकिन आया 242 के। कोई शोर शराबा मचा? उस दिन रिसेशन नहीं आया था, नहीं आया उस दिन रिसेशन। उसके आगे चलो, जून के बाद हम लोग देख लेते हैं। अभी आप देखो 243, आप यहाँ पे देखो। ठीक है, ये 242 आया। उसके बाद भी आप देखो 235 के, 233 के, 238 के। हुआ कोई शोर शराबा मचा? नहीं मचा ना। अब देखो यहाँ आप देखो 18 जुलाई की बात कर लेते हैं दोस्तों। 18 जुलाई को जब डेटा आया इनका जॉबलेस क्लेम का, तो आप देखो 223 के पहले का था प्रीव्यू का। इन्होंने फोरकास्ट क्या किया कि नहीं भाई इस बार डेटा बढ़ के आएगा, बेरोजगारी बढ़ के आएगा, 229 के आएगा। लेकिन एक्चुअल में कितना आया, 243 के। और अभी 1 अगस्त का क्या डेटा है दोस्तों, देखो 249 के। अब आप मुझे ये बताओ, ये 18 जुलाई को रिसेशन आया था, हुआ था शोर शराबा हुआ? सोचने वाली बात है दोस्तों। आज 1 अगस्त वाला डेट आपका 249 के का आ गया, तो आपके देश के अंदर रिसेशन आ गया है ना। तो ये आपको डेटा देख करके दोस्तों क्या लग रहा है? अरे इनका यूएस में तो बेरोजगारी बढ़ रहा है, अब तो इनका इन्फ्लेशन भी काबू में आएगा। क्योंकि आप इन्फ्लेशन आप इनका देखो कितना, इनका 3% इन्फ्लेशन अभी चल रहा है ना। इनका इन्फ्लेशन तो घट के आया। अरे इन्फ्लेशन तो हम लोगों का बढ़ा, देखो 4.8% का हम लोगों का इन्फ्लेशन प्रीव्यू में था जून का, जो कि जुलाई में बढ़ करके 8%, 5.08% हो गया। हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ा, आपके देश के अंदर इन्फ्लेशन घटा। और आपके लिए तो डबल खुशखबरी है कि वहां से जॉबलेस क्लेम का डेटा भी आपका बढ़ करके आया, वहां बेरोजगार ज्यादा है। तो ये तो आपके लिए दोनों तरफ से खुशी की बात है। और अभी आपके पास ये देखो कि जब यहाँ पे 18 जुलाई की भी मैं बात करूं, तो देखो देखो आप यहाँ पे कोई रिसेशन आया, कोई भी शोर शराबा हुआ नहीं हुआ। असल में दोस्तों है क्या, मैं बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, ये पूरा घिसा पीटा मंत्र हो गया है। क्योंकि मैं इतने सालों से मार्केट के अंदर हूँ, और ख़ास तौर पे मैं उन नए निवेशकों को मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, इनसे देखो, जापान के अंदर रेट हाइक हुआ है,
बिल्कुल बैड न्यूज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसका इफेक्ट होगा, जरूर होगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, लेकिन आप एक बात को समझ लो कि जापान के मार्केट जो है वो वर्ल्ड के किसी भी मार्केट को डोमिनेट नहीं करता है। नंबर एक बात तो देखो, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, वो उससे कुछ खास ज्यादा लेना देना नहीं होता है। ठीक है, मार्केट एक दिन गिर गया, 2 दिन गिर गया, लेकिन ये जो अब मैटर सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि रिसेशन रिसेशन। अरे भाई, जब आपके यूएस में दो दो चार चार बैंक, इतने बड़े बड़े सिग्नेचर और कौन कौन से बैंक जब डूब गया, तब आपके देश के अंदर रिसेशन नहीं आया? नहीं आया ना उस वक्त। कोविड हो गया तब रिसेशन नहीं आया। महंगाई आपके अंदर इतनी बढ़ गई तब रिसेशन नहीं आया। मैं दोस्तों एक बार आपको इसका इन्फ्लेशन का मैं आपको एक बार डेट, दोस्तों आप ये देखो, फरवरी 2023 में यूएस का महंगाई दर क्या था? 6% था दोस्तों। 6% फरवरी 2023 में 6% था। 2023 मार्च में आप देखो 5% इनका इन्फ्लेशन रेट था। अप्रैल में देखो 4.9% था। तब इनके देश के अंदर रिसेशन नहीं आया। अब 3 पॉइंट इनका इन्फ्लेशन है। ये 2023 फरवरी आपने देख लिया, जून जुलाई, आप देखो 2023 जून से इनका 3% का इन्फ्लेशन आया था। जून 2023 में 3% का। उसके बाद फिर इनका इन्फ्लेशन बढ़ा, 3.2 हुआ, फिर 3.7, 3.7, 3.2, 3.1, 3.4, 3.1, 3.2 और फाइनली जो है इनका, मैं आपको, आप यहाँ पे देखो, ये 2024 जून में जो है 3% का इन्फ्लेशन है। तो दोस्तों जब इनके यहाँ जब 6% का इन्फ्लेशन रेट था, तब इनके देश के अंदर रिसेशन नहीं आया। अब 3% है तो अब रिसेशन आ गया है। ठीक है जी, ये है इन लोगों का करामात। असल में ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये जितने भी छोटे निवेशक हैं इन सबको मार्केट से आउट करना चाहते हैं। ये लोग खुद इनके ऊपर जम के बैठना चाहते हैं, क्योंकि खास तौर पे हमारा भारतीय बाजार अपने लाइफ टाइम हाई पे है, एकदम रजिस्टेंस पे था। छोटा से छोटा सा भी तिनका अगर हिलेगा डुलेगा तो ये सरली नीचे आना ही आना है। ये हम लोगों ने कई बार एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं जो बिगनर टाइप के हैं, जो बिल्कुल नए निवेशक हैं, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, साल 2 साल हुआ है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस अगर वो साल या 2 साल से भी हैं तो उन्होंने कई बार देखा होगा, जब रजिस्टेंस पे होता है हमारा निफ्टी या मार्केट, उसको लाइफ हाई ही कहो, लाइफ हाई पे होता है, तो जरा सा भी तिनका अगर हिलता डुलता है तो मार्केट बिल्कुल वहां पे करेक्शन आना बिल्कुल बनता ही बनता है। तो इस तरीके से पैनिक फैला करके ये लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये लोग छोटे निवेशक को बाहर करेंगे, फिर अपना जम के पोजीशन बनाएंगे और माल छापेंगे। ये बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। बस मेरा कहना सिर्फ यही है कि हमें इनके झांसे में नहीं आना है। हमें सिर्फ क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो को चेक करना है। अच्छी अच्छी कंपनी होनी चाहिए, डाइवर्सिफाई होना चाहिए, किसी भी स्टॉक में अपना पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट करके ना छोड़े। बस यही सब कुछ पॉइंट है जो आप लोगों से मैं लगभग टाइम टू टाइम ज़्यादातर वीडियो में बातचीत करता रहता हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल भी ये सब कोई घबराने की बात नहीं है। 1-2 दिन मार्केट में और प्रेशर रहेगा, फिर ये सब खत्म हो जाएगा। जब आप लोग और हम लोग नहीं बेचेंगे, बड़े लोग समझ जाएंगे भैया ये लोग कुछ हिलने वाला नहीं है। वो लोग थक हार करके फिर बल्ले बल्ले करने लग जाएंगे। और रही बात तीसरे पॉइंट इजराइल और ईरान की बात, तो देखो
परमाणु बम चलेगा, दोनों होगा, क्या क्या होगा, इन बातों को छोड़ो, इन सब में कुछ नहीं है। 10 महीने से इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है, 2-2.5 साल से ये रसिया यूक्रेन का चल रहा है, ये सब चलता रहेगा। इजराइल एक एक को चुन चुन करके मारता रहेगा और ये लोग सिर्फ धमकी देता रहेगा, हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे। ये ऐसी चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा और इजराइल चुन चुन के एक एक को मारता रहेगा। मार तो दिया, इजराइल ने उसके कमांडर को मारा, उसके राष्ट्रपति को मारा, हानिया को मारा। अभी खमीनेई बाहर निकल के देखे, उसको भी ठोकेगा ये। तो देखो कुछ नहीं है, इजराइल मारेगा, ये ऐसे ही चिल्लाते रहेगा, कोई कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। इन सब के वजह से कुछ नहीं होना है। रही बात परमाणु, तो देखो परमाणु परमाणु कुछ हो नहीं रहा है, ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब कुछ नहीं होना है। इजराइल इसको ऐसे ही मार मार करके भूरता बना देगा, इसको कुछ करने के लायक ये बचेगा ही नहीं। एकदम बिंदास रहो दोस्तों, इन मैटर में कुछ नहीं रखा हुआ है। बस अभी मार्केट में थोड़ा सा केयरफुल रहो, पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करना है। और अभी देखो मार्केट कैसा होता है, क्या सिचुएशन रहता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ बाई करना है या नहीं करना है। कम से कम एक आधा ट्रेडिंग सेशन देख ले। अरे भाई इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े रिसर्चर बैठे हुए हैं, तो भाई उनका भी तो रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो रिस्पेक्ट यही है कि ठीक है, हम लोग 1-2 दिन तक भाई नहीं कुछ करेंगे, बस आप लोगों का जो है देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो तो हो गई है बहुत लंबी, जिसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूं दोस्तों। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।